हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का करियर आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, आपका जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट फैकल्टी। फ्रेंड्स, 67 बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस टेंटेटिव एग्जाम जनवरी में है, तो उसी को ध्यान में रख करके करियर आईएएस आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा है और उसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। आज से हम लोग जनरल साइंस को लेकर के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग सीरियसली इस क्लास को अटेंड करें और जो मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उसके आंसर आपको कंप्लीट करके बताऊंगा, जिससे कि आपको आने वाले समय में अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप उनका सही से उत्तर दे सको और आपका उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन रिलेटेड है वो टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और उसका हम लोग अच्छे से एनालिसिस भी करेंगे, उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किस चीज के बने होते हैं। घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो किस चीज का बना होता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो सही आंसर आपका है, इसको हम लोगों ने सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं नॉर्मली किस चीज के बने होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। यानी कि इसका सही आंसर आपका क्या है, बी इज करेक्ट आंसर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। इसको थोड़ा सा और हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्वार्ट्ज का हम लोग उपयोग करते हैं एक क्रिस्टल ऑसिलेटर के द्वारा करते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है एक क्रिस्टल होता है जो क्या करता है, पीजो इलेक्ट्रिक, और स्पीकर और माइक्रोफोन में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। एक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। इसका यूज हम लोग स्पीकर में भी करते हैं, माइक्रोफोन में भी करते हैं। यहाँ डायग्राम में अगर आप देखें तो आप पाएंगे यहाँ पर ये जो आपने देखा होगा कभी माइक्रोस्कोप में या घड़ी में, तो क्वार्ट्ज ऑसिलेटर लगा होता है। इसी के बगल में आपको माइक्रो प्रोसेसर होता है, सर्किट बोर्ड होता है, इसी के ऊपर लगा होता है, क्वाइल मैग्नेट यहाँ पर होते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपकी ये क्वार्ट्ज ऑसिलेटर होती है। इसको क्या करती है, इसको ऑसिलेट करने का काम करती है। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। ये आंसर आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन आपको पता है कि ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, अधातु है, एक नॉन मेटल होती है ब्रोमीन। साथ ही साथ ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। तो ये तो ठोस हट जाएगा। और ब्रोमीन जो होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, लाल रंग की होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेड लिक्विड हो जाएगा, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन हमेशा क्या होगी, लिक्विड अवस्था में होगी और रेड कलर में होती है। गैस नहीं है ये, तो ये भी गलत हो गया। ज्वलनशील भी नहीं होती है ये हाईली इन्फ्लामेबल नहीं होती है। फ्री ब्रोमीन की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, लिक्विड होता है। यही ऑप्शन आपका सही है। और ये वेपर प्रेशर के साथ रूम टेम्परेचर पर ये क्या होती है, वेपराइज हो जाती है। और जब ये वेपर बनती है तो ये अंबर कलर का होता है। अगर ब्रोमीन के हम लोग कांटेक्ट में आते से गंध जो होती है वो पंजेंट तीव्र गंध होती है। हमारी त्वचा पे ये इरिटेशन करती है, आंख में ये जलन पैदा करती है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये जलन पैदा करती है। तो ये चीजें होती हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ये हाईली इन्फ्लामेबल नहीं होता है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लगभग रेडिश ब्राउन कलर का, या इसको हम रेड कलर भी कह सकते हैं। तो ये एक नॉन मेटल होता है। तो इसका अगर हम एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो लाल द्रव होता है, यानी कि रेड लिक्विड होता है।
ब्रोमीन के बारे में आपको ये ध्यान रखिएगा कि ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है, और एक मात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये आप डी ऑप्शन में द्रव अवस्था है, ये आप कर सकते थे। यही आंसर इसका आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में कौन सी गैस उपयोग होती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। वेल्डिंग में जो गैस उपयोग होती है, तो ध्यान रखिएगा, वेल्डिंग में वैसे तो कई प्रकार की गैस से ऑर्गन का भी उपयोग करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का भी उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग वेल्डिंग में उपयोग ऑक्सीजन और एसिटिलीन का करते हैं। ऑक्सीजन जो होती है एक ऑक्सीडेशन का काम करती है, और एसिटिलीन जो होती है वो जोड़ने का काम करती है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम चीजों को जोड़ने का, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि दो सिलेंडर होते हैं, एक ऑक्सीजन हाउस होता है और एक एसिटिलीन हाउस होता है। दोनों को मिक्स करके हम क्या करते हैं, जब इसको ज्वलन पैदा करते हैं तो चीजों को यहाँ पर वेल्डिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग में। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। इसका सी जो है क्या हो गया आपका, वो करेक्ट आंसर हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कभी आपने पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन आपका आता है वाटर गैस के बारे में पूछता है। तो वाटर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 होता है। प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका N2 नाइट्रोजन, ये कौन सा होता है, ये आपकी प्रोड्यूसर गैस होती है। ये आपके प्रोड्यूसर गैस होती है, ये भी पूछ सकता है। ये आपका जो होता है वाटर गैस होता है, इसको वेपर गैस भी कहते हैं। और ये दोनों भी जो है वो फ्यूल के रूप में यूज की जाती है, ईंधन के रूप में इसको भी हम लोग यूज करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है। तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है एक प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल की कोटिंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मेटल की कोटिंग करते हैं जिस पर कि उस पर जंग न लगने पाए। तो मेनली क्या होता है कि एनोड और कैथोड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो एनोड और कैथोड के रूप में हम क्या करते हैं, इसको एक तरफ हम लोग मेटल रखते हैं और एक तरफ हम लोग क्या रखते हैं, जिसकी कोटिंग करनी है उसको रखते हैं। तो यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं, तो जो आपका कोटिंग मटेरियल होता है वो मान लो जिंक है, वो क्या होगा, मेटल पे जा करके प्लेटिंग हो जाती है। तो जिंक, ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है वो लोहे के पाइप पर जिंक यानी कि जस्ते से जो क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन कराया जाता है, जिससे कि जंग नहीं लगता है। तो जस्ते का उपयोग यहाँ पर हम लोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। गैल्वेनाइजेशन में हमेशा क्या करते हैं, जस्ते का उपयोग करते हैं। इसको आप थोड़ा समझ सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कि हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ इमर्जिंग आयरन और स्टील इन बाथ ऑफ मोल्टेन जिंक। हम जो है गर्म आयरन के या स्टील के जो बाथ में क्या उसमें क्या करते हैं, उसको हम मोल्टेन जिंक में उसको डुबो देते हैं, जिससे कि उसमें क्या होता है, वो कोरोजन रेजिस्टेंट यानी कि उसमें जंग रोधी बनाने के लिए तो उस पर हम लोग मल्टी लेयर कोटिंग करते हैं जिंक आयरन एलॉय और जिंक मेटल का। मैंने बताया था आपको, यहाँ पर कैथोड की तरफ मेटल लगाते हैं, एनोड की तरफ आपको यहाँ पर क्या करेंगे, एक लिक्विड लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, ये जा करके मेटल पर कोटेड हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन की क्रिया कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि गैल्वेनाइजेशन में हमेशा क्या होता है, आयरन पर जिंक को लेपित किया जाता है, यही प्रोसेस होती है। और इसका यूज क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए, कि जो उस पर जंग रोधी लोहा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है, रेंज ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम। तो आपको पता है कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज, आपका विजुअल रेज, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और आपका रेडियो वेव। इनकी अलग अलग, आप जब गामा रेज से आप जाते हैं रेडियो वेव की तरह, तो इसकी वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और इसकी फ्रीक्वेंसी घटती जाती है।
तो अगर हम बात करते हैं विजुअल रेंज की, तो विजुअल रेंज की जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी एंगस्ट्रॉम में होती है वो 390 से लेकर के 760 नैनोमीटर के आसपास होती है, या इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग में करेंगे तो 3900 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो जाती है। इसको हम अगर एक मोटा मोटा अगर हम बात करते हैं तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका, कि जो विजुअल लाइट्स होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य जो होती है, वो 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इसके आगे जब जाएंगे तो इसकी वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी, यानी कि सी वाली जो होगी वो आपकी माइक्रोवेव की होगी, 85 वाली आपकी क्या होगी, इंफ्रारेड की होगी, और 1300 से ये आपकी जो है अल्ट्रा वायलेट की रेंज की होगी। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट, विजुअल, माइक्रो और इंफ्रारेड, आगे इसके रेडियो वेव्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो आपकी वायलेट की होती है, क्योंकि वायलेट जो होता है ये जब आप किसी भी प्रिज्म से जब आप किसी लाइट को गुजारते हो तो ये क्या हो जाता है, ये 7 रंगों में टूट जाता है। उसको हम स्पेक्ट्रम विव ज्योर कहते हैं, विव ज्योर कहते हैं। तो सबसे कम जो होता है डेविएशन किसका होता है, रेड लाइट का होता है, इसलिए इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए रेड सिग्नल के रूप में हम लोग रेड का यूज करते हैं, विव ज्योर। तो सबसे कम जो होता है वो 4100 जो होता है एंगस्ट्रॉम, वो आपका वायलेट का होता है, और 7600 या 7000 के आसपास अगर हम मान ले तो किसका होता है, ये एंगस्ट्रॉम में आपका ये रेड कलर का होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से होते हैं। तो 2 डिटर्जेंट के आपको नाम रखना है, एक होता है सोडियम कार्बोनेट और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जिसमें बाई लगा हुआ है ये क्या होता है, ये हम लोग इसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा यानी कि इसको यूज हम लोग खाने में करते हैं, इसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम लोग जो होता है वो डिटर्जेंट के रूप में करते हैं। तो ये वाला आपका हो गया साफ करने वाला डिटर्जेंट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सोडियम Na2CO3। बाइकार्बोनेट जो हो गया ये खाने वाला हो गया, और ये बिस्मथेट और सल्फोनेट ये अलग अलग है मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। तो 6 का सही आंसर क्या हो गया आपका, कार्बोनेट हो गया। सोडियम कार्बोनेट ऑल्सो नोन एज साल सोडा भी इसको कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी इसको कहते हैं, सोडा ऐश भी कहते हैं इसको, और सोडा क्रिस्टल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये व्हाइट पाउडर के रूप में पाया जाता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर को, एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन का निर्माण करता है। सोडियम कार्बोनेट का कॉमनली हम लोग यूज जो है वाटर सॉफ्टनर में करते हैं, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में किया जाता है, और ग्लास बनाने में भी यूज करते हैं। तो इसका यूज तो डिटर्जेंट में भी करते हैं, वाटर को सॉफ्ट करने में भी करते हैं, सॉफ्टनर के रूप में यूज करते हैं, और ग्लास को बनाने में भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। ये 3 चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे ये पूछ सकता है आपसे कि पानी को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बदलने के लिए कौन से सोडा का यूज किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। और आग को बुझाने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आग को जो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो मानव पसीना यानी कि जो ह्यूमन स्वेट होता है उसमें कौन सा एलिमेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा मोस्टली जो होता है हमारे मानव पसीने में वो आपका सोडियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, ये तत्व होते हैं। क्योंकि हम लोग तो मेनली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम हो जाएगा। तो मानव शरीर में मुख्य रूप से जो पाया एलिमेंट है वो कौन सा है, वो मैग्नीशियम होता है। तो स्वेट इज मोस्टली वाटर, मोस्टली पानी होता है पसीने में, जो
ट्रेस अमाउंट में मिनरल पाए जाते हैं, लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है और यूरिया भी पाया जाता है, इसलिए इसको एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के रूप में भी माना जाता है। इसमें कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे सोडियम 0.9 ग्राम पर लीटर, पोटेशियम 0.2 ग्राम पर लीटर, कैल्शियम 0.015 ग्राम पर लीटर और सबसे कम क्या होता है मैग्नीशियम 0.0013 ग्राम पर लीटर। अगर ये भी पूछ जाए सबसे ज्यादा पसीने में कौन तत्व होता है, तो पसीने में सबसे ज्यादा सोडियम होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है और उसके बाद क्या होता है आपका मैग्नीशियम। ये आपको ध्यान में रखना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, इसको ध्यान रखिए। अगला है नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है। तो नीला थोथा जो होता है इसको हम लोग ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं और ये होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट होता है। तो नीला थोथा जो होता है वो क्या होगा, कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। बहुत सारे केमिकल्स के नेम आपको जैसे एलम का, नीला थोथा का, नाइटर का, एक्वारेजिया का, इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स के नेम हैं जो आपको याद रखने हैं। तो कॉपर सल्फेट जो होता है उसको हम लोग नीला थोथा के नाम से जानते हैं। कॉपर सल्फेट आल्सो कॉल्ड नीला थोथा एग्जिस्ट अ ब्राइट ब्लू क्रिस्टल। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुत चमकीले ब्लू कलर का ये क्रिस्टल होते हैं। ये पेंटाहाइड्रेट होते हैं, 5 वाटर के मॉलिक्यूल इसमें होते हैं। अगर इसका पूरा फॉर्मूला लिखा जाए तो कॉपर सल्फेट 5H2O पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म में ये हमेशा पाया जाता है, यानी कि 5 वाटर के मॉलिक्यूल एक कॉपर सल्फेट के साथ पाए जाते हैं। इनका हम लोग यूज एग्रीकल्चर में करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड बनाने में, फंगीसाइड बनाने में इसका यूज करते हैं। कीटनाशक होते हैं और कवकनाशी होते हैं। इसका और भी यूज हम लोग एडहेसिव ग्लू बनाने में करते हैं, फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं और डाई इंडस्ट्री जो होती है, जो डाई बनाने वाली इंडस्ट्री होती है, वहां पर भी आपका नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो आपको पता है कि एक एटम है, उसमें क्या होंगे, ऑर्बिट होते हैं और बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो क्या करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अब जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर होता है, वो न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस वो प्लेस है, वो हिस्सा है जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण होता है। लेकिन किसके कारण होता है ये नहीं पूछा गया है। परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा है वो क्या कहलाता है, तो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने के कारण ये कोई भी आवेश दर्ज नहीं कर पाता है, इसलिए पूरा का पूरा न्यूक्लियस क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो न्यूक्लियस वाला हिस्सा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अ न्यूक्लियस या सेंटर ऑफ द एटम कंटेन्स द प्रोटॉन। सेंटर में क्या होगा, प्रोटॉन होता है जो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होते हैं जो कोई चार्ज नहीं होता है। और आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द एटम आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सेल। बाहर का रीजन होता है उसको इलेक्ट्रॉन सेल कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो प्रोटॉन की वजह से आपका न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। न्यूक्लियस कैसा होगा आपका, पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी कि धनात्मक होता है। तो न्यूक्लियस धनात्मक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो अगर आप चेंज इन स्टेट की बात करते हैं, चेंज इन स्टेट अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसमें मेनली हम लोग बात करते हैं कि एक तो आपका जो आपका सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना, सॉलिड से गैस बनना,
गैस से सॉलिड बनना, और गैस से लिक्विड बनना, और लिक्विड से गैस बनना। ये 3 प्रोसेस हम लोगों को चेंज इन स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड से डायरेक्ट जो है वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है बिना लिक्विड बने, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे गैस के बनने की क्रिया सब्लिमेशन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है या ऊर्ध्वपातन कहलाती है। संघनन क्या होता है, संघनन का मतलब होता है गैस से लिक्विड की बनने की जो प्रोसेस होती है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। बादल, जो बारिश होती है, जो बादल की जो बूंदें बनती हैं वो कंडेंसेशन के द्वारा होती है, संघनन द्वारा होती है। वाष्पन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस का बनना, ये क्या हो जाता है, वाष्पन होता है। और उबलना, बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या होता है कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तो पानी क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, तो अलग चीज है। तो ठोस से गैस की बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन या कंडेंसेशन की क्रिया कहलाती है। Sublimation is the conversion between the solid and the gaseous phase of the matter, which no intermediate liquid stage, इसमें कोई भी intermediate stage liquid की नहीं होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सॉलिड से सीधे गैस बनना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन की क्रिया कहलाती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका आइस है, आइस से सीधे स्टीम बन जाना सब्लिमेशन हो गया, और स्टीम से सीधे आइस बन जाना डी सब्लिमेट हो गया। गैस से सीधे जो है वो समझना, इसको गैस से सीधे बन जाना सॉलिड, इसको भी क्या कहते हैं, डिपोजिशन भी कह सकते हैं। और सॉलिड से गैस बनने को हमेशा क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। जैसे कपूर होता है, कैम्फर, कपूर सीधे जो है सॉलिड से क्या बन जाता है, गैस बन जाती है। जैसे नैप्थेलिन की बॉल होती है, नैप्थेलिन की जो बॉल होती है वो भी हो जाती है। जैसे आप देखेंगे एंथ्रासीन होती है, एंथ्रासीन जो आपका होता है सीधे सॉलिड से गैस बन जाती है, एंथ्रासीन। आयोडीन सीधे जो है गैस से बन जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। तो मानव तंत्र में यानी कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। और इंसुलिन जो होता है ये मोस्टली क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लेकिन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के साथ साथ फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी करने का काम करता है, यानी कि तीनों को करता है कमोबेश, न्यूक्लिक एसिड को तो नहीं करता है। तो अब ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है, यानी कि ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा आप देखिए, यहाँ पर इंसुलिन जो होता है की हार्मोन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, मतलब की हार्मोन तो किसका है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का है, बट ये फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं लिवर में, तो लिवर में ग्लाइकोजिनोलिसिस करना, ग्लाइकोनियोजिनेसिस करना, ये सारा काम फैटी एसिड का निर्माण करना को बढ़ाता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को बढ़ाता है, एडिपोज टिश्यू में लिपोलिसिस को कम करता है, ग्लिसरॉल फॉर्मेशन को बढ़ाता है, फैटी एसिड के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। मसल्स की बात करें तो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करता है, अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन को कम करता है, अमीनो एसिड अपटेक को बढ़ाता है, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को बढ़ाता है। यानी कि तीनों के, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों के मेटाबॉलिज्म को ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया के विरुद्ध, बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उसको
इनएक्टिव करने के लिए जो भी हम मेडिसिन देते हैं उसको क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक हमेशा क्या करती है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को या तो डैमेज कर देती है या उसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसको खत्म कर देती है, या तो उसको मार देगी, बैक्टीरिसाइडल होती है, या बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना। दोनों काम कर सकता है, या तो बैक्टीरिया को मार देगा, बैक्टीरिसाइडल कहलाएगा, या बैक्टीरिया की ग्रोथ को, उसके नंबर की इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी को रोक देगा, उसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। एस्प्रिन क्या होता है, एक एंटी एनाल्जेसिक होता है, ये दर्द निवारक होता है, ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये दर्द निवारक है। पैरासिटामॉल क्या होता है, एंटीपायरेटिक होता है, ये ज्वरनाशी होता है, ये ज्वरनाशी होता है, ये बुखार में काम आता है। सल्फाडाइजीन जो होता है ये एक प्रकार का सल्फा ड्रग होता है, इसका उपयोग हम लोग स्टमक आमाशय के लिए यूज करते हैं, या हम लोग इसका जो है वो वायरल इन्फेक्शन में भी इसका हम लोग, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये भी एंटीबायोटिक नहीं है। तो सबसे अच्छा आंसर से क्या है आपका, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ये आपका ए ऑप्शन आपका सही है। Antibiotics are used to treat or prevent some type of bacterial infection. They work by killing bacteria or preventing them from reproducing and spreading. या तो बैक्टीरिया को किल कर देंगे, बैक्टीरिसाइडल कहलाएंगे, या उनके रिप्रोडक्शन को और स्प्रेड होने से रोक देंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाएंगे। ये हमेशा वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, कफ हो गया, गले में खराश हो गई, इनमें एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब काम कौन करते हैं, वायरस करते हैं, और वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, क्योंकि वायरस जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, या उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, तो उसको ग्रो करने के लिए लिविंग सेल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल बात करें, पेनिसिलिन, सिफाइलोस्पोरिन्स, टेट्रासाइक्लिन, इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द एंटीबायोटिक। तो यही पेनिसिलिन आपसे पूछा गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेनली कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जिसमें क्या हो, या तो ग्लूकोज हो, या उसमें क्या हो, फ्रक्टोज हो, या उसमें क्या हो, शुगर हो, या उसमें स्टार्च हो। तो अगर देखा जाए तो जो अनाज होते हैं उनमें सब में क्या होता है, स्टार्च होता है। अनाज में क्या होता है, सब में स्टार्च होता है। तो इसमें गेहूं में भी स्टार्च होता है, जौ में स्टार्च होता है, चावल में स्टार्च होता है, और महा में भी स्टार्च होता है। तो ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। सभी जो है वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, गेहूं भी है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इनमें सही क्रम क्या है कार्बोहाइड्रेट का, तो सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, बार्ली, जौ होता है, ब्राउन राइस होता है, बकव्हीट होता है, बुलगर क्रैक्ड व्हीट होता है, मिलेट होता है जो आपका मोटे अनाज होते हैं, ओट मिल्स होता है, पॉपकॉर्न होता है, होल व्हीट ब्रेड, पास्ता या क्रैकर्स। दीज आर द गुड सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो सभी कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई। सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा अगर बात करेगा तो आलू में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, आलू में पाया जाता है। वो भी कौन सा, स्टार्च, सबसे अधिक स्टार्च में पाया जाएगा, आलू में पाया जाएगा। फ्रक्टोज की बात करें तो इसको सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा कहते हैं, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा ये आपकी शहद में पाई जाती है, पके हुए फलों में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना। ऐसे ही लैक्टोज की बात करेंगे तो लैक्टोज जो होता है मदर मिल्क में पाई जाती है, गैलेक्टोज भी मिल्क में पाया जाता है।
आप देखेंगे इसमें तो माल्टोज अंकुरित अनाज में पाया जाता है। तो स्यूक्रोज की बात करें अगर हम लोग, स्यूक्रोज आपको गन्ने में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है कि चीनी बनती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन से? हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स दो तरह से हम लोग यूज करते हैं, एक जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है या जो ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। डेंसिटी ज्यादा हो और टॉक्सिक हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हैवी मेटल्स कहेंगे। तो सोना क्या होता है कि एक तो डेंसिटी ज्यादा है बट वो टॉक्सिक नहीं है। चांदी भी क्या है, डेंसिटी ज्यादा है बट वो टॉक्सिक नहीं है। पारा टॉक्सिक भी है और डेंसिटी ज्यादा होती है। प्लेटिनम टॉक्सिक भी होता है और डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये चारों आपके क्या हैं? हैवी मेटल्स में आते हैं। सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम, ऑल आर हैवी मेटल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑल आर हैवी मेटल्स, भारी धातुएं होती हैं। कोई भी सही डेफिनेशन हैवी मेटल की नहीं है। इट इज आइदर अ मेटल हाई डेंसिटी और टॉक्सिक, या तो हाई डेंसिटी होगी या क्या होगी? टॉक्सिक होगी। रिलेटिवली डेंस मेटल, सब मेटल जैसे लेड एंड मरकरी बोथ डेंस भी होते हैं और टॉक्सिक भी होते हैं। लेड एंड मरकरी यूनिवर्सली एग्रीड टू हैवी मेटल्स। अदर मेटल जैसे गोल्ड है, डेंस तो होते हैं बट पर्टिकुलरली टॉक्सिक नहीं होते हैं। कुछ लोग क्लासिफाई करते हैं मेटल को हैवी बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, और कुछ लोग उसको जो है उसके पॉइजनस हजार्डियस बेस पे उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सभी आंसर इसके आपके क्या है? हैवी मेटल्स के एग्जांपल्स हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक लॉय है यानी कि मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसका होता है? तो पहले हम लोग बात करेंगे स्टील की। तो स्टील जो होता है उसमें आयरन, लोहा और कॉपर, सॉरी कार्बन, लोहे और कार्बन को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? इस्पात या स्टील बनाते हैं। ये क्या होता है? इसमें जंग लग जाता है। तो जंग रोधी बनाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं? लगभग 10 से 11% क्रोमियम मिलाते हैं और कुछ मात्रा में निकेल मिलाते हैं। यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हमको क्रोमियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेनली क्रोमियम होता है, कुछ मात्रा में निकेल हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, ये हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आयरन प्लस क्रोमियम और आयरन प्लस निकल। तो निकल की से हम लोग स्टेनलेस स्टील नहीं बनाते हैं। हाँ, स्टेनलेस स्टील बनाने में कुछ मात्रा में निकल का उपयोग करते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरन प्लस क्रोमियम। तो आयरन और क्रोमियम आपका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन है, लोहा और क्रोमियम। इसको आपको ध्यान में रखना है, लोहा और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील इज एक्चुअली अ जेनेरिक टर्म रेफरिंग टू वैरायटी ऑफ स्टील टाइप। स्टील के एक प्रकार का जेनेरिक टर्म है। अलग अन्य प्रकार के जो स्टील होते हैं, स्टेनलेस स्टील जो होती है वो प्राइमरली आयरन और कार्बन से जो हम लोग स्टील बनाते हैं। उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? क्रोमियम और कुछ मात्रा में निकल के साथ उसको रिएक्शन करते हैं, जिससे कि जो स्टील होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंट बन जाता है। यानी कि जंग रोधी बनाने के लिए, उस पे जंग न लगे उसके लिए हम क्या करते हैं? स्टेनलेस, जैसे आपका घर का जो चाकू होता है, आपकी जो ब्लेड होती है, ये सब किसके बनाए जाते हैं? स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। जो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो सर्जिकल जो सीजर वगैरह होते हैं, कैंची जो होती है, वो सब स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, उसमें जंग नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? जब कहीं हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, पीओपी का उपयोग करते हैं। पीओपी होता क्या एग्जैक्टली? तो ध्यान रखिएगा, पीओपी जो होता है वो एक प्रकार से कैल्शियम, जिप्सम जो होता है उसमें से पानी का मॉलिक्यूल हम लोग निकाल देते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं।
तो जिप्सम एक क्रिस्टलाइन मिनरल होता है जिसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को हम लोग जिप्सम कहते हैं। तो जब हम लोग जिप्सम में से क्या करते हैं, जिप्सम में से क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O बचता है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कह देते हैं। Gypsum is mainly used in the partially dehydrated form of plaster of Paris to make cast of object or work of art in sculpture. जो मोल्ड्स होते हैं, जो स्कल्पचर्स होते हैं, उसको बनाने में हम लोग, मूर्तियां बनाने में क्या करते हैं, हम लोग इसका यूज करते हैं। तो हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से पानी को जोड़ करके जिप्सम बना सकते हैं और जिप्सम से पानी को निकाल करके हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस निकाल सकते हैं। तो पीओपी का फार्मूला CaSO4 हाफ H2O और जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। इसको आपको ध्यान रखना, ये हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध जुड़े हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको एल्केन कहते हैं, एल्केन कहेंगे, एल्केन कहेंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको एल्कीन कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको एल्काइन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। यहां पर क्या होगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है तो यहां पर इसको चारों तरफ से 3-3 हाइड्रोजन, CH3 CH3, ये आपका क्या हो गया, एल्केन हो गया। यहां पर क्या होगा, कार्बन की 2 वैलेंसी पर सेटिस्फाई हैं, यहाँ पर केवल 2 होंगे, CH2 और CH2 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, एक ही चाहिए, 3 बॉन्ड पहले से हैं तो CH और CH, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एल्कीन कहते हैं। जब क्या होता है, 2 कार्बन के 2 परमाणु डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एल्कीन कहा जाता है, एल्कीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एल्केन का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, CnH2n+2, यानी कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, CH4 हो जाएगा। अगर यहाँ इसका फॉर्मूला एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, यानी कि यहाँ पर अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, CH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या है, एल्काइन में क्या होगा, CnH2n-2, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। यही बात कह रहा है। तो यानी कि अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो एल्केन, अगर डबल बॉन्ड कार्बन के बीच है तो एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होता है। ये आपको पूछा गया प्रश्न था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, विनेगर। जो विनेगर होता है, जो सिरका होता है, ये एसिडिक मीडियम में होता है, अम्ल होता है, जो आपका गन्ने से और अलग अलग चीजों से बनाया जाता है इसको। तो सिरके का जो केमिकल नेम होता है वो आपका एसिटिक एसिड, इसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं और इसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, दोनों नाम से जानते हैं। तो एसिटिक एसिड जो होता है इसका फार्मूला CH3COOH होता है, CH3COOH, इसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक कार्बन होता है एथेनोइक, सॉरी 2 कार्बन एथेनोइक होगा। ऐसे ही जो आपका COOH होता है, फार्मिक एसिड, इसको मेथनोइक कहते हैं। फार्मिक एसिड जो चींटियों के डंक में पाया जाता है उसको मेथनोइक कहते हैं, सिरके को एथेनोइक एसिड कहते हैं। एसिडिक होता है, कलरलेस होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फार्मूला CH3COOH होता है।
4% एसिडिक बाय वॉल्यूम इसका होता है, इससे ज्यादा, इससे कम नहीं होता है। इसमें ट्रेस एलिमेंट में हम लोग वाटर को मिला करके इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये आपसे पूछा गया था कि एसिटिक एसिड होता है, विनेगर का केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला एसिड कौन सा है? तो कार बैटरी में जो हम लोग एसिड यूज करते हैं उसका नाम होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल के नाम जानते हैं। इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। एसिड रेन में भी हेल्प करता है। एसिड रेन का एक कंपोनेंट होता है HNO3 प्लस H2SO4, ये दोनों मिल करके जो है वो अम्लीय वर्षा का काम भी करते हैं। तो कार के बैटरी में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, H2SO4 का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। All acid batteries contain at least 30 to 50% diluted sulfuric acid। कंसंट्रेट का नहीं करते, ये भी पूछ सकता है कि डाइल्यूट का करते हैं कि कंसंट्रेट का करते हैं। तो 30 to 50% इसमें हम लोग डाइल्यूट करते हैं, in which only 29 concentrated sulfuric acid is present। लगभग 29 जो होती है वो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें होता है वो लेड के साथ रिएक्ट करता है और वो लेड सल्फेट और वाटर बना लेता है। इसलिए जो है वो बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, इसमें पानी को, चीज़ों को, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये H2SO4 और पानी यहाँ मिला करके इसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट्स होते हैं, लेड ग्रिल्स लगी होती है जिसमें लेड ऑक्साइड भरा होता है, फिर सेपरेटर्स होते हैं तो अलग अलग, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट्स होती है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग हम लोग बैटरी में के अलावा फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं, केमिकल्स बनाने में यूज करते हैं, डाइज बनाने में यूज करते हैं, ग्लास बनाने में यूज करते हैं, पेपर बनाने में यूज करते हैं, साबुन बनाने में यूज करते हैं, टेक्सटाइल में यूज करते हैं, कवकनाशी बनाने में यूज करते हैं, कीटनाशी में यूज करते हैं, एस्ट्रिंजेंट में यूज करते हैं, और इसके अलावा माइनिंग वुड पल्प में करते हैं, माइनिंग में करते हैं, पल्प वुड में करते हैं, मेटल्स में करते हैं, प्लेटिंग इंडस्ट्रीज में करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेदर प्रोसेसिंग में भी करते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में यूज होने वाला जो एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा, अम्लराज तो होता है आपका कौन सा, एक्वारेजिया, लेकिन किंग ऑफ एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में, बहुत अधिक, सबसे अधिक इंडस्ट्री में यूज होने वाला जो केमिकल है वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसको आपको ध्यान में रखना। लास्ट क्वेश्चन आज का है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडा वाटर जो भी आपका होता है उसमें Ca से CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का मिक्सचर होता है। तो मेनली क्या होता है, जब हम सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं तो जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और इससे बनता क्या है, H2CO3, H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कहते हैं कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। और कार्बोनिक एसिड जब ओपन करते हैं तो इसमें पानी और CO2 अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो सोडा वाटर में जो गैस निकलती है वो कौन सी होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और एसिड कौन सी होती है, कार्बोनिक एसिड होती है, कार्बोनिक एसिड होती है। जो बुलबुले उठते हैं वो किसके होते हैं, वो कार्बोनिक एसिड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर को हम लोग कार्बोनेटेड वाटर भी कह देते हैं, कार्बोनेटेड वाटर।
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसको हम लोग प्रेशराइज्ड करके जो उसमें फील्ड करते हैं पानी के साथ। और लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जो कार्बोनेट वाटर होता है उसमें हम लोग ड्रिंकिंग बोतल में जो है मार्क करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में यूज करते हैं और बिवरेज में इसको यूज करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखेंगे आप, अगर आप कोई फैंटा या कोई आप ड्यू जब आप गिलास में डालते हैं तो इसमें देखेंगे इसमें जो है वो बुलबुले उठते हैं, जो फिगर जो आपके जो बुलबुले उठते हैं और एक प्रकार से जो बुदबुदाहट उठती है, वो जो बुदबुदाहट होती है वो आपकी किसकी होती है, वो कार्बोनिक एसिड में जब ओपन होता है तो वो CO2 की होती है। यहीं पे आप देखेंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। तो ये कार्बोनेटेड वाटर होता है, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एक जो ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर CO2 का जो परिवहन होता है वो भी कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होता है। हमारी सेल में जो CO2 बनती है ये एसिडिक होती है, इस मीडियम में रहेगी तो हमारे ब्लड का pH कम हो जाएगा। तुरंत क्या होता है कि इसमें एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम क्या करता है, इसको H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये H+ और HCO3 कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसी के फॉर्म में क्या होता है, ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा। और ये क्या होता है, एक प्रकार से बफर का काम करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हम लोग डिस्कस किया। ऐसे ही लगातार हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और संभावित प्रश्नों पे हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का करियर IAS की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद जुड़ने के लिए। ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फर्दर और अच्छी चीज़ें आपको मिल सके इजीली टाइम पे, और बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।